Hello Amers, welcome to our fourth latest edition Biohack Solution series for the chapter Cell, the Unit of Life. So we are going to discuss the chapter Cell, the Unit of Life. Let's continue. Chapter 8 Cell, the Unit of Life. The physiochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. डैश डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। तो उस ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन GN रामचंद्रन जी ने डिस्कवर किया था। टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामचंद्रन इन बायोलॉजी। ओके, सो रामचंद्रन जी के दो कॉन्ट्रीब्यूशन, डिस्कवरी और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। इन्होंने डिस्कवरी की थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन की, और इन्होंने एनालाइज किया था एंड ही एनालाइजेज द अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है। डैश फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइफ सेल। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा सेल को देखा था, लिविंग सेल को पहली बार देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और डेड सेल को सबसे पहले देखा था हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने डेड सेल को देखा था, डेड सेल को पहले देखा था। तो सबसे पहले डेड सेल डिस्कवरी हुई, उसके बाद में लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई। ठीक है। सेल वॉज फर्स्ट सीन बाय, तो सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी हुई, और डेड सेल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। डैश डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। मिथिस-शिल्डीन वॉज अ German British botanist or zoologist. So Metis-Schildin was a German botanist. Metis-Schildin was a German botanist and Theodor Schwann was a British zoologist. इसको याद रखने की ट्रिक है कि बी के साथ कभी बी नहीं आता है, तो यहाँ पे बॉटनिस्ट के साथ जर्मन आया, ना कि ब्रिटिश। ओके। Schildin examined plants and observed that all plants are composed of different kind of cells in the ear. सो शिल्डिन ने प्लांट्स को ऑब्जर्व करा और बोला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन द ईयर 1838। श्वान स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। श्वान ने कब बहुत सारे एनिमल्स के सेल्स पे स्टडी करा? 1839 में। डैश रिपोर्टेड दैट ए सेल हैज़ अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो किसने बोला था कि सेल हैज़ अ थिन आउटर लेयर? तो श्वान ने बोला था। शिल्डिंग कॉन्क्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्लांट सेल। नहीं, Schwann has concluded that the presence of cell wall is a unique characteristic in the plant cell. Dash proposed that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. So Schwann concluded that bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Cell theory was given by Schildin and Schwann. Dash first explained the new cell are formed from the pre-existing cell. So रुडोल्फ विर्काउ ने ये बात बताई थी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक्चुअली जो शिल्डिन और श्वान की जो थियोरी थी वो इसलिए इतनी यूज़फुल नहीं थी क्योंकि इन्होंने ये नहीं बता पा रहे थे कि नए सेल्स बनते कैसे हैं। तो नए सेल्स बनते कैसे हैं ये बताया था हमारे रुडोल्फ विर्काउ साहब ने, और इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं unicellular cellula, that the new cells are formed from the pre-existing cells. So unicellular cellula was given by Rudolf Virchow in 1855. Okay. Main arena of the cellular activity in the cell is cytoplasm. जो भी cellular activities होती है, मतलब metabolic reaction होती है, वो कहाँ पे होती है? cytoplasm में ही होती है। ठीक है। Prokaryotes have membrane bound organelle. तो नहीं, प्रोक्रियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो नहीं होते हैं भाई साहब। माइक्रोबॉडीज़ आर प्रेजेंट इन प्रोक्रियोट्स, तो माइक्रोबॉडीज़ प्रोक्रियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है। Ribosomes are found only in the cytoplasm. So yes, ribosomes are found only in these ribosomes are found only in the cytoplasm. तो नहीं, ये बात गलत है। राइबोसोम्स सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते हैं।
ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी मिल जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी मिल जाते हैं। तो ठीक है, ऑर्गेनेल्स इन विच राइबोसोम्स आर फाउंड, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ऑर्गेनेल्स इन विच राइबोसोम्स आर फाउंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल्स आर, टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एनिमल सेल के अंदर होते हैं सेंट्रोसोम और राइबोसोम, ये दोनों नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन, माइकोप्लाज्मा आर ओनली डैश इन लेंथ, तो माइकोप्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं। Therefore, it is the smallest living cell. Okay. जनरली बैक्टीरिया की लेंथ होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर, जनरली बैक्टीरिया की लेंथ होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल। डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। साइज ऑफ वायरस वेरी इंपॉर्टेंट, 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, ये हमारे बैक्टीरिया का जो है वो साइज होता है। साइज ऑफ पीपीएलओ इज 0.1 माइक्रोमीटर, साइज ऑफ पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ टिपिकल यूक्रियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। ये सब एनसीईआरटी के डायग्राम में गिवन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम में गिवन है। साइज ऑफ टिपिकल यूक्रियोटिक सेल इज 10 to 20 माइक्रोमीटर। So next topic is prokaryotic cell. Prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae and mycoplasma and PPLO. Eukaryotes multiply more rapidly than prokaryotes. बिल्कुल गलत बात। Prokaryotes multiply more rapidly than eukaryotes. The four basic shapes of bacteria are. So four basic shapes of bacteria is rod-like bacillus, spherical shape वाले को कोकस बोलते हैं, कॉमा शेप वाले को हम लोग विब्रियो बोलते हैं और स्पाइरल शेप वाले को हम लोग स्पिरिलियम बोलते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के सभी में सेल वॉल होता है। माइकोप्लाज्मा इज द ओनली लिविंग यूक्रियोटिक सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैज़ अ सिंगल क्रोमोसोम, तो बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोट्स के पास एक स्मॉल प्रोकैरियोट्स के पास सिंगल क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सर्कुलर डीएनए, तो बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोट्स हैज़ अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मिड, तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के पास जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। Small extra chromosomal DNA is called as plasmid. Plasmid DNA confers certain unique dash to bacteria. So plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to bacteria such as resistance to antibiotic. Example of such character is resistance to antibiotic, अभी बताया। Dash is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. So plasmid is used to monitor bacterial transformation with the foreign DNA. Prokaryotes has something unique in the form of inclusions. Inclusion bodies होते हैं prokaryotes के पास। Specialized differentiated form of cell membrane called dash is the characteristics of prokaryotes. Specialized differentiated form of cell membrane is called as mesosome, which is the characteristics of prokaryote cell. Prokaryotes has a chemically complex cell envelope, so बिल्कुल सही बात है। The 3-layer cell envelope are, 3 लेयर की सेल एनवेलप कौन सी है, तो दिस इज़ आउटर, बस सबसे बाहरी वाली ग्लाइकोकैलिक्स होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल होती है, फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय डैश डिवाइडेड बैक्टीरिया इनटू कैटेगरीज नेमली, तो स्टेनिंग प्रोसीजर इज़ डेवलप बाय ग्राम ने स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप करी थी ग्राम ने बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में क्लासीफाई करा था, दैट इज़ दी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एक होता था ग्राम नेगेटिव, जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले लेते थे उसे हम ग्राम पॉजिटिव बोलते थे, और जो नहीं ले पाते थे उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बोलते थे, ठीक है। लूज
sheath glycocalyx is called. Loose sheath glycocalyx is called as slime layer. देखो क्या होता था ना कि अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंट. तो based on composition and thickness, bacteria has been classified into two parts, that is thick and tough part. को ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता था, मतलब उसका सेल का कंपोजिशन अलग होता था, कंपोजिशन और थिकनेस. इसलिए जिसका जो ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कैप्सूल बोलते थे. और जो कि लूज शीट के जैसा होता था, तो लूज शीट के जैसा होता था उसे हम बोलते थे स्लाइम लेयर. इसको बोलते थे स्लाइम लेयर. तो थिक और टफ पार्ट को हम लोग कैप्सूल बोलते थे और लूज शीट को हम लोग स्लाइम लेयर बोलते थे. ठीक है. प्रोक्योर्स एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थे. Thick and tough glycocalyx is called as capsule. Cell wall function, shape of the cell and provide. सेल वॉल का फंक्शन क्या होता था, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. तो सेल की शेप को मेंटेन करने में और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए सेल वॉल काम में आता था. प्रोक्योटिक सेल मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूक्रियोट. तो बिल्कुल सही बात है, प्रोक्योट की और यूक्रियोट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर ही होती है. एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल आर ऑफ 3 फॉर्म्स, नेम देम. सो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेला आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस सेल के अंदर एक तो वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, एक तो ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं और या फिर लैमेला के फॉर्म में हो सकते हैं. मीसोसोम हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. सिक्रेशन, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंक्रीज इन एंजाइमेटिक कंटेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. मीसोसोम के ये सारे काम होते हैं. सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, सेल रेस्पिरेशन, सिक्रेशन, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया of the plasma membrane and increase in enzymatic content. In cyanobacteria, there are other membranous extension into cytoplasm called as dash, which contains dash. तो cyanobacteria के membranous extension को हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, which contains what pigment. बैक्टीरियल फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. होता है फिलामेंट, हुक और यहाँ पे बेसल बॉडी होती है. बैक्टीरियल लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ अमॉन्ग दिस 3 इज द फिलामेंट. सीलिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया. सो सीलिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है. बैक्टीरिया में जो है सीलिया नहीं होता है. डैश आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. तो पिलाए आधे इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. डैश आर इलोंगेटेड हो गया. डैश आर स्मॉल बेसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. तो फिम्ब्रे आर द स्मॉल बेसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. पिलाई एंड फिम्ब्रे ऑल्सो प्ले रोल इन मोटिलिटी. सो बिल्कुल गलत बात है. पिलाई और फिम्ब्रे मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं. ये किसी ऑब्जेक्ट को चिपके रहने में हेल्प करते हैं, अटैच रहने में हेल्प करते हैं. ठीक है. राइबोसोम का साइज़ होता है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर का राइबोसोम का साइज़ होता है. इम्पॉर्टेंट है. राइबोसोम सब यूनिट इन प्रोकैरियोट्स आर. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं 50S एंड 30S और यूकैरियोट्स में यही होता है 80. तो 50S एंड 30S और यूकैरियोट्स में यही सब यूनिट्स होते हैं. राइबोसोम सब यूनिट्स इन प्रोकैरियोट्स आर. राइबोसोम के सब यूनिट प्रोकैरियोट्स में देखो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो हमारे पास 70S टाइप का होता है. तो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का राइबोसोम होता है. तो इसके सब यूनिट्स क्या होते हैं
50s एंड 30s इसके सब यूनिट्स होते हैं। जबकि यूक्रियोट की अगर हम बात करें तो यूक्रियोट में हमारे पास राइबोसोम होता है 80s टाइप वाला, और 80s टाइप के सब यूनिट्स होते हैं 60 एंड 40, 60 एंड 40। ओके, गॉट इट। Now ribosome attach to a single mRNA and form a chain called as polyribosome और polysome। तो राइबोसोम अटैच टू सिंगल राइबोसोम एक एमआरएनए को अटैच होकर एक ऐसी चेन बना लेते हैं, उस चेन को हम लोग पॉलीसोम बोलते हैं। राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तो बिल्कुल सही बात है, जो पॉलीसोम्स होते हैं राइबोसोम्स ऑफ द पॉलीसोम के राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। Reserve material is stored as inclusion bodies. Inclusion bodies are bounded by the membrane. So inclusion bodies are bounded by membrane bounded. So the inclusion bodies are bounded by membrane. So false. Inclusion bodies are not bounded by membrane. Okay. Example of inclusion bodies are phosphate granule, cyanophilin granule, and glycogen granule. Gas vacuoles are found in blue-green algae, purple and green photosynthetic bacteria. Eukaryotic cells. Now, topic is eukaryotic cell. डायग्राम की लेबलिंग यार छोड़ दो। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल्स इन द एनिमल सेल शोन इन द डायग्राम 2। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल्स इन द एनिमल सेल शोन इन डायग्राम 2। कौन सी है डायग्राम 2? ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके। वैसे भी ऐसे आता नहीं है नीट में ऐसी डायग्राम, स्टिल यू कैन। एनसीईआरटी में गिवन है। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इज़ नॉट सीन इन यूक्रियोट्स। सो बिल्कुल गलत बात है कि यूक्रियोट्स में यूक्रियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। देखो ये जो है एक यूक्रियोटिक सेल है, तो यूक्रियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इज़ नॉट सेम इन यूक्रियोटिक सेल्स। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन यूक्रियोटिक सेल में ही होती है। ठीक है। यहाँ पे ये यूक्रियोटिक सेल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन है। ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल बट एब्सेंट इन द प्लांट सेल इज सेंट्रियोल। Organelle present in animal cell but absent in the plant cell is the centriole. Cell membrane detailed structure of the membrane was studied only after the advent of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया। ठीक है। 73 cell membrane are mainly composed of lipid and protein. Okay, polar head of lipid is towards the outer or inner side. So polar head of the lipid is towards the outer side, क्योंकि जो लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है और इन लिपिड को जोड़ के ही एक हमारी जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो जो हमारे पास लिपिड का हेड और ये टेल, तो टेल जो है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती है और हेड जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है। इसलिए टेल जो है अंदर की तरफ रहती है और हेड जो है वो बाहर की तरफ रहता है। Polar head of lipid is located towards the outer side. Lipid component mainly consists of phosphoglyceride. In lipid component, in addition to phospholipid, membrane also contain. In addition to phospholipid, membrane also contain cholesterol. Cell membrane don't possesses carbohydrate. बिल्कुल गलत बात है। Cell membrane possess कार्बोहाइड्रेट, सेल मेम्ब्रेन के पास कार्बोहाइड्रेट होती है। ह्यूमन इरेथ्रोसाइट दैट इज द आरबीसी हैज़ अप्रॉक्स -% प्रोटीन एंड -% लिपिड। तो जो हमारी ह्यूमन आरबीसी होती है उसके पास 52% ऑफ प्रोटीन होती है और 40% ऑफ लिपिड होता है।
प्रोटीन ज़्यादा होती है 52% और लिपिड कम होता है 40%. ऑन द बेसिस ऑफ डैश द टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर. ऑन द बेसिस ऑफ ease of extraction, the two type of membrane proteins are integral and peripheral. इंटीग्रल मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, और पेरिफेरल मतलब ये ऐसे साइड वाले. अभी डायग्राम्स आएंगे तो दिखाऊंगी. पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन. सो येस, पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है. इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ऑलवेज टोटली बरीड इनसाइड द मेम्ब्रेन. सो फॉल्स. टोटली बरीड नहीं होते हैं, पार्शियली बरीड होते हैं. तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है वो पार्शियली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर. विच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज शोन इन diagram. Which model of plasma membrane is shown in diagram? So this is the fluid mosaic model. Fluid mosaic model is shown in the diagram. यहाँ पे ए जो है ये शुगर है, बी जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन है. ये देखो, ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि सरफेस पे लोकेटेड है, और ये इंटीग्रल प्रोटीन है. डी यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि पार्शियली या फिर फुल्ली एम्बेडेड होते हैं, पार्शियली या फिर फुल्ली एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. मेम्ब्रेन के अंदर. ठीक है. यहाँ पे सी जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है. सी इज़ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. मतलब ये जो लिपिड है इसकी 2 लेयर्स है. एंड यहाँ पे देख सकते हो कि टेल जो है वो अंदर की तरफ लोकेटेड है बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफोबिक, और हेड जो है वो बाहर की तरफ लोकेटेड है बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफिलिक. ओके. हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला. यहाँ पे ई जो है, ई है कोलेस्ट्रॉल. ठीक है. फ्लूइड मोजाइक मॉडल वॉज गिवन बाय हूम एंड इन विच ईयर? सो फ्लूइड मोजाइक मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था इन द ईयर 1972. 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था. द कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड हेल्प इन द कॉसी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड हेल्प इन लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन. द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स fluidity. तो fluidity क्या है? The ability to move within the membrane. Fluid nature of the membrane is also important because of the function. Like fluid nature किस लिए important है? क्योंकि फ्लूइडिटी की वजह से यहाँ पे सेल ग्रोथ होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइट्स, सेल डिवीजन. ये सब चीज़ें जो है वो फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर की वजह से होती है. ठीक है. डिफाइन ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस क्या होती है? सो ऑस्मोसिस इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन टू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इस चीज़ को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं. सो डिफ्यूजन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को ही हम लोग ऑस्मोसिस बोल देते हैं. ठीक है. और डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट. क्या? द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट. तो बिल्कुल सही बात है, मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सारे मॉलिक्यूल्स को अपने पार नहीं जाने देती है. एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और मूवमेंट जो है वो हायर टू लोअर ना होकर लोअर टू हायर होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है. सो सोडियम पोटेशियम पंप इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. सो our नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल. सेल वॉल इज नॉन लिविंग. सेल वॉल नॉन लिविंग है, तो बिल्कुल सही बात है. सेल वॉल एक नॉन लिविंग डेड सब्सटेंस है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. सेल वॉल का फंक्शन इट गिव्स शेप टू द सेल. शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल. ठीक है. सेल के बीच में ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे होल्स बन जाते हैं, जैसे पिट्स यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस बोलते हैं. तो इसके थ्रू सेल टू सेल इंट्रैक्शन भी होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन ऑल्सो. अल्गी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. अल्गी के सेल वॉल जो है दैट आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मिनरल्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. Once again, cellulose, galactans, minerals and mineral like calcium carbonate. In other plant, it consists of plants में cell wall consists of cellulose, hemicellulose, pectins and protein. ठीक है.
तो सेल वॉल का कंपोजिशन अलगी में और बाकी के प्लांट्स में अलग होता है। बाकी के प्लांट्स में सेलुलोज पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स होता है, बट अलगी में सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, फिनाइल्स एंड मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। द प्राइमरी वॉल इज़ केपेबल ऑफ ग्रोथ। सो येस, जो सेल वॉल में जो प्राइमरी सेल वॉल है वो लिविंग होती है एंड मीन्स वो एक टाइप से लिविंग ही कंसिडर करते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ कर सकती है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो ग्रोथ नहीं कर सकती है। सेकेंडरी वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल और इनर साइड ऑफ द सेल। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। तो सेकेंडरी सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, नॉट ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल। द मिडल लैमेला इज़ अ लेयर मेनली मेड अप ऑफ, तो मिडल लैमेला इज़ मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. Middle lamella is a layer mainly made up of calcium pectate. Function of middle lamella is to hold different neighboring cells together. 98. Dash and dash may be traversed by dash which connect the cytoplasm of the neighboring cells. So cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell. ओके. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ऑर्गेनल विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन, इसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास 4 ऑर्गेनल्स होते हैं, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल. ठीक है. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं. इसके बाद सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल ही होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑर्गेनल ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. तो बिल्कुल सही बात है, हर एक ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अलग होता है in terms of its structure and function too. Endomembrane system includes Golgi complex, endoplasmic reticulum, lysosome and vacuole. Function of mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not coordinated with endoplasmic reticulum. So बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स ये जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ही नहीं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. तो ये तीनों पार्ट नहीं है, इसलिए इनके फंक्शंस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल शोन इन डायग्राम. ठीक है. डायग्राम 4, ये वाली जो पूरी डायग्राम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स दिख रहे हैं छोटे छोटे इसके आउटरमोस्ट सरफेस पे. ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इसी से अटैच हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सटेंशंस होते हैं और यहाँ पे राइबोसोम्स होता है. लेबलिंग देख लेते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ए जो है वो न्यूक्लियस है, बी जो है वो न्यूक्लियर पोर है, ये देखो पोर, न्यूक्लियर पोर. सी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और यहाँ पे डी जो है वो राइबोसोम्स है, ये देखो बाहर पे लगे हैं राइबोसोम्स. और यहाँ पे ई जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं है इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है. यहाँ पे द ER डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस इनटू डैश एंड डैश कंपार्टमेंट. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसके 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, दैट इज़ एक लुमिनल और एक होता है एक्स्ट्रा लुमिनल. लुमिनल मतलब जो भी ER के अंदर का पार्ट है वो लुमिनल होगा, और जो एक्स्ट्रा लुमिनल है वो साइटोप्लाज्म, जो भी बचा हुआ साइटोप्लाज्म का पार्ट है, मतलब ER के बाहर का पूरा पार्ट एक्स्ट्रा लुमिनल है, और ER के जो अंदर का पार्ट है, ER के अंदर का पार्ट है वो लुमिनल है, और ER के बाहर का पार्ट मतलब जितना भी साइटोप्लाज्म है बचा हुआ वो एक्स्ट्रा लुमिनल है. ठीक है, इतना ठीक है. अब आते हैं आगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम इज कॉल्ड. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
with ribosome is called as rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosome, it is called as smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in cells actively involved in. So rough endoplasmic cells, जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन में एक्टिवली जो सेल्स प्रोटीन सिक्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन करते हैं, वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंटिन्यूस विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अभी बताया था कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो एक्सटेंशंस निकलते हैं वही हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. एसईआर फंक्शन, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन जो है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, लिपिड एंड स्टेरॉइड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल शोन इन द डायग्राम. सो ऑर्गेनेल शोन इन द डायग्राम. सो यहाँ पे एक ऑर्गेनल है, ये तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. और यहाँ पे जो एक्स से रिप्रेजेंट है ये है सिस्टर्नी. ये फोल्ड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी. और माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जो फोल्ड्स रहते हैं ना उसे बोलते हैं क्रिस्टी. और यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के केस में सिस्टर्नी बोलता है. दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होती है. सो क्लियर इट नाउ. गोल्जी कॉम्प्लेक्स के केस में सिस्टर होती है और माइक्रो कॉन्ड्रिया के केस में क्रिस्टे होते हैं. ओके. इन ईयर डैश ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस. So Camillo Golgi in the year 1898 observed densely stained reticular structure near the nucleus. Golgi bodies consist of dash and dash. Golgi body consists of disc-shaped sacs और cisternae. अभी भी पता है ये डिस्क शेप होता है. cisternae जो है वो डिस्क शेप होता है. The sacs and cisternae are of dash micrometer. The sacs and the cisternae are of 0.5 to 1 micrometer. Sacs and the cisternae are of 0.5 to 1 micrometer. 0.5 से 1 माइक्रोमीटर की इसकी डायमीटर होती है सिस्टर्नी की. They are stalked parallel or perpendicular to each other. So they are stacked parallel to each other. So they are stalked parallel to each other. The verified number of cisternae are present in Golgi complex. So verified number of cisternae, yes, verified number of cisternae are present in Golgi complex. So the forming phase also called as dash phase. Okay, so as we have seen that Golgi complex consists of cisternae. तो cisternae एक cisternae बना लेते हैं तो इसमें कुछ ऐसी साइड्स होती है. एक साइड ऐसी कॉन्वेक्स दिखती है और एक साइड ऐसी कॉन्केव दिखती है. सो जो कॉन्वेक्स वाली साइड है इस साइड को हम लोग सिस साइड बोलते हैं और इस सिस साइड को हम लोग फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं. और ये जो कॉन्केव साइड होती है, कॉन्केव साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज बोलते हैं. ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग फेज बोलते हैं. ठीक है. सो दिस साइड इज कॉल्ड एज अ फॉर्मिंग फेज. दिस साइड इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज. तो फॉर्मिंग फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस फेज इन कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. डैश फेज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश फेज इन कॉन्केव. तो कॉन्केव लेंस में maturing phase is also called as trans phase in concave side. The cis and the trans phase of the organelle are entirely different. So बिल्कुल सही बात है. cis and the trans phase are entirely different. Cis and the trans phase are not interconnected. So false, because cis and the trans phase are interconnected. Golgi apparatus function. Golgi apparatus packaging, modification and transportation. Golgi apparatus function is packaging, modification and transportation. Golgi apparatus deliver material only to the intracellular target. Golgi apparatus deliver material only to the intracellular target to false. Golgi apparatus deliver material both to the intracellular
intracellular as well as intercellular targets. Okay, materials are packed in the form of packed in the form of vesicles. Material fuse with dash phase of the Golgi apparatus and emerge from the dash phase. So material fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and emerge from ट्रांस फेज. तो यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल्स रहेंगे वो इस सिस फेज में जाएंगे और सिस फेज से फिर ट्रांस फेज से निकलेंगे, ट्रांस फेज में पैक्ड होके निकलेंगे. ठीक है. Golgi apparatus is important site of formation of dash and dash. So Golgi apparatus is an important site for the formation of glycoprotein and glycolipid. Lysosomes are not membrane bound. So false. Lysosomes are membrane bound organelles. Lysosomes are formed by the process of packaging in Golgi bodies. अब हमें पता है कि गोल्गी बॉडीज़ जो है वो पैकेजिंग का काम करते हैं. तो जब मटेरियल यहाँ पे सिस फॉर्म से एंटर होगा, फिर यहाँ पे मटेरियल की पैकेजिंग होगी और ट्रांसफॉर्म से मटेरियल निकलेगा और और जो वेसिकल्स निकलती है ट्रांसफॉर्म से, दैट इज़ द मैच्योरिंग फेज से, तो वो होते हैं लाइसोसोम्स. दैट इज़ नथिंग बट द लाइसोसोम. ओके. Lysosomes are formed by the process of packaging in Golgi bodies. Lysosomes are rich in dash enzyme. So lysosomes are rich in which enzyme? Hydrolytic enzymes. The acidic enzymes, right? 196. Lysosomes are rich in hydrolytic enzyme. Its enzymes are optimally active at acidic pH. Lysosomal enzyme can't digest nucleic acid. So false. It can digest carbs, protein, fat as well. So lysosomal enzyme can digest nucleic acid, carbs, protein, fats as vacuole contain. Vacuole contain water, sap, auxiliary product and other non-useful material. Vacuole membrane is called. Okay, vacuole membrane को हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं. In plant cell, vacuole can occupy up to how much % of the volume of the cell? So in plant cell, vacuole can occupy up to 90% of volume of the cell. मतलब कोई एक सेल है उसका 90% जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल होगा और वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा और बाकी 10% में बाकी अदर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे. और ये जो वैक्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है. टोनोप्लास्ट का फंक्शन होता है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल. तो टोनोप्लास्ट का एक ही काम होता है कि जो आयंस और अदर मटेरियल जो है वो वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. Concentration of some ion is higher in cytoplasm than in vacuole. जो true है. Contractile vacuole is present in dash and is important for dash and dash. So contractile vacuole is present in amoeba and is important for excretion एंड ऑस्मोरेगुलेशन. तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. फूड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन. फूड वैक्यूल हमारे प्रोटीज में प्रेजेंट रहता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में प्रेजेंट रहता है और फूड वैक्यूल प्रोटिस्ट में प्रेजेंट रहता है. माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अगेन
आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया शोन इन द डायग्राम। तो ये पूरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो ए जो है वो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, बी जो है वो हमारी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, सी जो ये हरा हरा सा दिख रहा है वो है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, डी जो है इट इज़ द इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ई जो है वो हमारे होते हैं क्रिस्टे, ये जो पोल्स होते हैं इसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टेन्ड बाय डैश डाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्टेन्ड बाय green dye, not in NCERT actually. The number of mitochondria per cell is always constant. So false. Number of mitochondria per cell is always constant. गलत बात है, कुछ भी numbers हो सकते हैं यार। It is dash shape with diameter of, so ये sausage shape के होते हैं हमारे जो, ये देखो ये sausage shape का है माइटोकॉन्ड्रिया और इसका डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। 0.2 और 1 माइक्रोमीटर का एवरेज लेंगे तो 0.5 माइक्रोमीटर इसकी लगभग सभी माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है, इसकी रेंज होती है। इसके डायमीटर की रेंज जो है, लेंथ की जो रेंज है, इसके जो डायमीटर की रेंज है दैट इज़ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ है वो दैट इज़ इक्वल टू 1 to 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ होगी इसकी, और डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। द इनर कंपार्टमेंट इज़ फिल्ड विथ मैट्रिक्स। The inner membrane forms a number of infoldings called as cristae। यही foldings को हम लोग क्या बोलते हैं, cristae बोलते हैं। cristae का function is increase surface area of the mitochondria। The two membrane have their own specific enzyme associated with mitochondrial function। True, the two membranes have their own specific enzyme associated with mitochondrial function। दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती है बाहर की और अंदर की मेम्ब्रेन, उनके पास अपनी अपनी अलग अलग एंजाइम्स होती है। यू विल लर्न दिस इन रेस्पिरेशन चैप्टर। एरोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया, सो दिस इज ट्रू। एरोबिक रेस्पिरेशन does not happen in mitochondria, so this is true। aerobic respiration तो होती है, anaerobic respiration नहीं होती है। anaerobic respiration माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। मतलब इसमें ATP रिक्वायर्ड होगा, मतलब ATP बनेगा in the presence of oxygen। RNA is absent in mitochondria। RNA is absent in mitochondria बिल्कुल गलत बात है। RNA जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया DNA इज़ सिंगल और डबल और सर्कुलर और लीनियर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। सिंगल सर्कुलर DNA जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स में कैसा DNA होता था, सिंगल सर्कुलर DNA, वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सिंगल और सर्कुलर DNA रहेगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई बाय फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, फ्यूजन नहीं, फिजन। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, ऐसा वाला फिजन। प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड
Next topic is plastid. Plastids are found in all plant cells and euglenoids. प्लास्टिड्स हमारे पास प्लांट सेल्स में होते हैं और यूग्लिनॉइड्स में होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज लार्जर इन साइज देन प्लास्टिड. सो यस, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया आर लार्जर इन साइज देन प्लास्टिड. सो बिल्कुल गलत बात है. माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉलर इन साइज देन दैट ऑफ द प्लास्टिड. माइटोकॉन्ड्रिया का साइज छोटा होता है. थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर वन इज क्लोरोप्लास्ट, अनदर इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट. तीन टाइप कौन से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड. क्लोरोफिल और केराटिनॉइड, these two pigments are essential for trapping light energy, and this trapping light energy essential for photosynthesis. क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें एक पिगमेंट होती है केराटिनॉइड, जो कि फैट सोल्यूबल होती है. और जो भी फैट सॉल्युबल होती है. और केराटिनॉइड लाइक केरोटीन, सैंथोफिल एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट. ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं विथ stored न्यूट्रिएंट. ल्यूकोप्लास्ट में हमारे पास सबसे पहले अमाइलोप्लास्ट होता है. अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टोर होता है. एग्जाम्पल पोटैटो. इलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स, और एरिलोप्लास्ट जो है वो स्टोर करता है प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन स्टोर करता है कौन? एरिलोप्लास्ट. So three types of plastids are chloroplast, chromoplast and leucoplast. Diagram number 7. यहाँ पे A represents outer membrane, B represents inner membrane, C is the granum, and यहाँ पे D is the thylakoid, E is the stroma lamellae, F is the stroma. ये स्ट्रोमा है. आइडेंटिफाई प्लास्टिड हो गया. क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड केराटिनॉइड. Chromoplasts have dash soluble type of pigment like chromoplasts have fat soluble carotenoid type of pigment like carotene and xanthophyll. 155 dash gives the part of the plant yellow, orange or red color. तो chromoplast gives the part of the plant yellow, orange या फिर red color. Leucoplasts are colorful और colorless plasmid. Tell their function. तो leucoplasts जो है they are the colorless plastid और इनका फंक्शन क्या होता है? They store nutrients. Leucoplasts are the colorless plastic and they store what? Nutrient. Potato contain which plastic? Potato contain amyloplast.
Potato contain which plastic? The potato contain amyloplast, and amyloplast is a type of leucoplast. And leucoplast is a colorless plastic which store nutrient. Tell the three types of leucoplasts and their function. Three types of leucoplasts and their function. तो amyloplast store starch, elaioplast store oils and fats, and areoplast store what? Protein. Areoplast protein store करता है. Majority of the chloroplasts are found in dash cells. Majority of chloroplasts are found in mesophyll cell. Mesophyll cells में majority of the chloroplasts होते हैं. Length and width are. Length और width किसकी? मेसोफिल सेल की. तो मेसोफिल सेल की लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर. शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट की लेंथ और विड्थ पूछी गई थी. तो क्लोरोप्लास्ट की लेंथ और विड्थ है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है इसकी 2 to 4 माइक्रोमीटर. That is the correct statement. Shapes of chloroplast are. Shape of chloroplast are lens shape, oval shape, spherical, discoid or even ribbon like. 162. One chloroplast per cell is present in. One chloroplast per cell is present in Chlamydomonas. Chlamydomonas एक unicellular सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है, इसलिए यहाँ पे 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होगा. मेसोफिल्स हैव 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल्स. मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इज एनालॉगस टू डैश इन क्लोरोप्लास्ट. सो मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया इज एनालॉगस टू stroma in chloroplast. The outer membrane is relatively less permeable. So false. अंदर सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, दैट इज़ रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कम्पेयर टू आउटर. Thylakoid arranged in stacks to form. Thylakoids are arranged in stacks to form grana. Grana is also called intergranal thylakoids. Grana is also called as intergranal thylakoid. Thylakoids of different grana are connected by stroma lamellae. The membrane of the thylakoid includes a space called as lumen. 170. Stroma contain enzyme required for the synthesis of carbohydrate only. False. Carbohydrate and protein both. It contains single strand DNA. So false. It contains double stranded DNA. DNA is circular or linear. So DNA here is circular. Chlorophyll pigments are present in stroma. So false. It is present in thylakoid only. So chlorophyll pigments are present. क्लोरोप्लास्ट में chlorophyll pigments सिर्फ और सिर्फ thylakoid में present होगी. Both chloroplasts and mitochondria have dash ribosome. Both chloroplasts and mitochondria has 70 S ribosomes. Ribosome, cytoskeleton and cilia and flagella is our next topic. Ribosome, cytoskeleton, cilia and flagella. Identify the organelle shown in the diagram 8 as parts. Okay. 175. क्वेश्चन नंबर 175. ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो हमारे पास राइबोसोम का डायग्राम है.
ठीक है, राइबोसोम का डायग्राम है और यहाँ पे ए जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सब यूनिट एंड बी जो है दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। Ribosomes were observed by George Palade in the year 1953। 1953 में जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, दे आर composed of dash and dash। तो ribosomes are composed of protein and RNA। 178 Sedgwick, here S is the Sedgwick unit which stands for sedimentation coefficient। Sedgwick unit indirectly measure density and size। Eukaryotic ribosomes are dashes while the prokaryotic ribosomes are dashes। तो eukaryotic ribosomes जो है वो होते हैं ATS और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम वो होते हैं 70S। 70S राइबोसोम सब यूनिट, 70S राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं 50S एंड 30S एंड 80S राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं 60S एंड 40S। ठीक है, तो 50 तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 70S राइबोसोम सब यूनिट्स आर 70S राइबोसोम के सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है 50S और दूसरा होता है 30S। और 50S और 30S में भी 50S में 16S rRNA एंड 50S में 23S एंड 5S rRNA होता है। जबकि यूक्रियोट की बात करें तो यूक्रियोट में 80S राइबोसोम में 60 और 40S सब यूनिट होता है। 60 और 40S में 18S rRNA होता है और 60S वाले सब यूनिट में 28S 5.8S और 5S rRNA होता है। ठीक है, यहाँ पे an elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is called as cytoskeleton। Cytoskeleton consists of 3 types of filamentous proteinaceous structure। So cytoskeleton consists of 3 types of filamentous proteinaceous structure। वो होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन के तीन फंक्शन इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। यहाँ पे डायग्राम दी है, ये पूरी डायग्राम है। इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर स्ट्रक्चर और सीलिया और फ्लैजिला का अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर हम उसके लैटरली काट दे सीलिया और फ्लैजिला का तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ये स्ट्रक्चर की लेबलिंग हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बी जो है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, दिस आर दी माइक्रोट्यूब्यूल एंड ये टोटल 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, मीन्स 9 डबलेट्स होते हैं इसमें। और यहाँ पे पूरा का पूरा अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 का अरेंजमेंट होता है, दैट इज़ 9 डबलेट और 2 यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में होते हैं। ये जो ग्रीन सी कलर से रिप्रेजेंट है वो होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, इसको हम लिंकर्स भी बोलते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, दिस आर दी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि 2 होते हैं। और रेडियल ई जो है वो रेडियल स्पोक है, पूरे 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं इसमें। और यहाँ पे 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। और एफ इज़ द सेंट्रल शीट, ये जो रेड कलर की है वो दैट इज़ द सेंट्रल शीट। ओके, और साइटोस्केलेटन का फंक्शन हो गया 187
Dash and dash are the hair-like outgrowth of the cell membrane. So cilia and flagella. Cilia are small structure which work like an oar, causing movement of either the cell or the surrounding fluid. फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है? It performs cell movement. 190 prokaryotic and eukaryotic flagella are structurally similar. So no, prokaryotic और eukaryotic के flagella structurally similar नहीं होते हैं, different होते हैं. Cilia and flagella are not covered with plasma membrane. So false cilia और flagella जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं. So their core is called as axoneme. cilia और flagella के कोर को हम लोग axoneme बोलते हैं. Axoneme possesses a number of microfilament running parallel to the long axis. तो बिल्कुल Axoneme possesses number of microfilament running parallel to the long axis. तो microfilaments नहीं होते हैं, microtubules होते हैं which are running parallel to the long axis. 194 axoneme has 18 number of microtubules arranged laterally and dash number located at the center. तो 18 microtubule laterally peripheral में रहते हैं और 2 सेंटर में होते हैं. Such arrangement is called as 9+1. 9+1 नहीं होता है, 9+2 arrangement होता है. The central tubules are connected by dash and is enclosed by dash. So central tubules are connected by bridge and is enclosed by central sheath. Central sheath वो रेड कलर की जो थी, that is the central sheath. Central sheath is connected to one of the tubules of the each peripheral doublet by radial spoke. Total number of radial spokes in the cilia are 9. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. उसको ही हम लोग interdoublet bridge के नाम से जानते हैं. Both the cilia and the flagella emerge from dash-like structure called. Both the cilia and the flagella emerge from centriole-like structure called as basal body. So cilia or flagella emerge from a centriole-like structure called as basal body. Centrosome and the centriole. यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट शायद गलत बोल रही थी. यहाँ पे पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स. ठीक है, पेरिफेरल डबलेट्स जो रहते हैं वो लिंकर्स से कनेक्टेड होते हैं. इनको लिंकर्स बोलते हैं. ठीक है, और इसको ब्रिज बोलते हैं. ओके. सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज शोन. ये पूरा का पूरा सेंट्रियोल है. आइडेंटिफाई द पार्ट्स फ्रॉम A to F. ठीक है, तो देखते हैं. A इज pericentriolar satellite. A is pericentriolar satellite. B to C is a connective. C is a triple fibril. D is a central rod called as hub. And C is a triplet fibril. Okay. D is a central rod. And E is the nine spoke. ये सारे स्पोक्स रहेंगे और पूरे 9 हैं. गिन लो. F is a cartwheel structure, or this together forms a cartwheel structure. This diagram is not given in the NCERT.
Centrosome contains centrioles. पूरे 2 सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोजोम के पास. एंड दिस मतलब ये एक सेंट्रियोल है, ऐसा एक और रहेगा. दैट टुगेदर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सेंट्रोजोम. Centrosomes are surrounded by amorphous pericentriolar materials. Centriole lies parallel or perpendicular. So centriole lies perpendicular to each other, which has an organization like cartwheel. Arrangement is 9+0. सेंट्रियोल का अरेंजमेंट 9+0 होता है. ठीक है. वही सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट हमारे पास 9+2 का अरेंजमेंट होता है, बट सेंट्रियोल का अरेंजमेंट 9+0 का अरेंजमेंट होता है. सेंट्रियोल हैज़ 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each peripheral fibril is a doublet. True or false? So false. Each peripheral fibril is a triplet in centriole. The adjacent triplets are not interlinked. False. They are interlinked. All the adjacent triplets are interlinked. Central part of proximal region of the centriole is called dash, which is connected to the peripheral triplet by dash. The central part of the proximal region of the centriole is called as hub, which is connected with peripheral triplet by radial spoke. Hub and spokes are made up of protein. Centriole forms basal body of cilia or flagella and spindle fibers. So centriole form basal body of cilia and flagella और स्पिंडल फाइबर्स भी बनाता है. स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर को अटैच होते हैं और फिर क्रोमोसोम को ब्रेक करते हैं, वही वाले स्पिंडल फाइबर्स कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है. टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंट्रियोल इज 27 because there are 9 triplets. So 9 into 3 triplet, 9 3s are 27. So there are total 27 microtubules in centriole. Nucleus and microbodies. Last topic and important also. Nucleus was first described by Robert Brown in the year 1831. 1831 में न्यूक्लियस को की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी. 2000 the material of the nucleus was stained by basic dyes was given the name dash by dash. So basic dyes से न्यूक्लियस को स्टेन किया गया था विद और उसको नाम दिया था क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. The interphase nucleus has nucleoprotein fibers called chromatin. Interphase nucleus has a nucleoprotein fiber called as chromatin. The space between the two nuclear membrane is of 10 to 50 nanometer, and this space is called as perinuclear space. The outer membrane remain continuous with endoplasmic reticulum. किसकी? न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन. Nuclear pores formed by fusion of nuclear membrane formed by the fusion of nuclear pore formed by the fusion of two nuclear membrane.
Movement of dash and dash take place through nuclear pore. Movement of RNA and protein takes place through nuclear pore. Nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. Nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. Nucleoli are dash-shaped structure. Nucleoli are spherical-shaped structure. Nucleoli are membrane-bounded. So, false. Nucleoli are not membrane-bounded. Active ribosomal RNA synthesis occur in nucleolus. Larger and more numerous nucleoli are present in the cell, actively carrying out protein synthesis. So this is true. Chromatin contain non-histone protein. True. RBC doesn't contain a nucleus, hence it is non-living. False. उसके इनिशियल स्टेजेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है. क्रोमैटिन कंटेन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, तो ट्रू है. क्रोमैटिन contains DNA, histone and some non-histone proteins or RNA. So chromatin contains 5 things: DNA, histone, some non-histone protein or RNA. Human DNA, that is the diploid DNA, is approximately dash meter in long. तो 2.2 मीटर लॉन्ग DNA की लेंथ होती है. The content of the nucleolus is continuous with rest of the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with rest of the nucleoplasm. तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू, क्योंकि न्यूक्लियोलस को कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है. न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, बट जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है. न्यूक्लियोलस मतलब DNA का गुच्छा, ठीक है. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन इन डायग्राम में यहाँ पे देखते हैं. ये जो पूरा है ये क्रोमोसोम दिखाया गया है डायग्राम में, और यहाँ पे जो X है ये काइनेटोकोर है, ठीक है. ये काइनेटोकोर है. Primary construction is called dash on the side of which this shape structure are present. Primary construction called as centrosome. The primary construction is called as centrosome on the side of which this shape kinetochore are present. और kinetochore यहाँ पे spindle fibers attach होते हैं, वो लोकेशन है यहाँ पे. और dash holds two chromatid of a chromosome. So centromere hold two chromatids of the chromosome. Centromere holds two chromatids of the chromosome. Identify the type of chromosome based on the position. Okay. So यहाँ पे type of chromosome here this is metacentric, क्योंकि यहाँ पे जो centromere है वो बीच में लोकेटेड है. B is telocentric, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर एट द एंड लोकेटेड है, और ये आई शेप का दिख रहा है, और टीलोसेंट्रिक आई शेप का दिखता है. और यहाँ पे C इज़ द सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि ये सेंटर से थोड़ा सा स्लाइटली अवे सेंट्रोमियर लोकेटेड है. सो दिस इज सब मेटासेंट्रिक. एंड D1 इज़ एक्रोसेंट्रिक. D इज़ द एक्रोसेंट्रिक, एल शेप का है. Dash chromosomes has the centromere in the middle of the forming two equal arms. Metacentric chromosome. Acrocentric chromosome has centromere slightly away from the middle, forming one shorter and one long arm. So this is the false statement. Slightly away from the middle. So this statement is true for
सब मेटासेंट्रिक, नॉट फॉर एग्रोसेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली अवे बोला है ना, तो यहाँ पे दिस इज फॉर सब मेटासेंट्रिक. Telocentric chromosome has chromosome at terminal end. So this is telocentric chromosome. Dash chromosome has centromere situated close to the end forming one extremely short and one very long. So this is the acrocentric chromosome. Okay. Few chromosomes has dash secondary construction at the constant or variable location. So few chromosome has non-staining secondary construction at constant location. Secondary construction gives the appearance of satellite. Microbodies are not membrane bound. False. Microbodies are membrane bound. Three examples of microbodies are peroxisomes, spirosomes and glycoxysome. Not in NCERT, बट स्टिल पेरोक्सिसोम का फंक्शन होता है फोटो रेस्पिरेशन, स्पेरोसोम का फंक्शन होता है लाइसोसोम लाइक फंक्शन होता है, और ग्लाइकोक्सिसोम का ग्लूकोजेनेसिस. थ्री एग्जाम्पल्स होते हैं. माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ट्रू, माइक्रोबॉडीज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट रहेंगे. फ्लैजिला इज अ प्रोकैरियोट इन एन एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल. फ्लैजिला इन द प्रोकैरियोट्स इज द एक्सटेंशन ऑफ वॉल, सेल वॉल. So here we have ended up this chapter, cell unit of life. This was very lengthy chapter actually. Hope you like this. You can also join my study with me live session daily. Link in the description box. Thanks for watching everyone.